Jai Hind दोस्तों, welcome back to the pre-secure of Smart IAS Foundation. On today, August 27, I will discuss MCQs from both prelims and mains perspective related to these topics. So the topics for today, the agenda for today would be based on International Criminal Court ICC. Here we will discuss about ICC. It's not the cricketing organization. ये हम उस cricketing organization की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about International Criminal Court which is mentioned in the news. जो न्यूज में रहता है अभी रिसेंटली न्यूज में किस वजह से है? बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, क्योंकि इजराइल और जो भी पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल गाजा के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कई ऐसे एक्शंस ले रहा है. द यूएसए इज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. दैट्स व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ट्रम्प गवर्नमेंट, इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट. अब हमारे लिए सिविल सर्विसेज में क्या है कि हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या देखेंगे, इसका हम फॉर्मेशन देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड फिल्म्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में हम इन्हें कहां यूज कर सकते हैं. ये हमारा एजेंडा होगा इस टॉपिक के लिए. देन लिपू लेक पास, दिस पास, ये माउंटेनियस पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अमरनाथ यात्रा, है ना. अमरनाथ यात्रा के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड दैट्स वाई कुछ चीज़ों के वैसे इंडिया, नेपाल और चाइना के रिलेशन जिस तरह से टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, न्यूज में भी मेंशन रहता है. सो लिपू लेक पास हम डिस्कस करेंगे, इसका लोकेशन मैप के हेल्प से, और इसके आसपास का क्या है, कौन से रिवर फ्लो करती हैं, उन रिवर को लेकर क्या डिस्प्यूट्स हैं वो. देन एक्सरसाइज मैत्री, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मैत्री को प्रमोट कर रहा है, फ्रेंडशिप को प्रमोट कर रहा है किन दो नेशंस के बीच में. दैट वुड बी आवर एजेंडा फॉर टुडे. विट्ठल भाई पटेल नेक्स्ट पर्सनैलिटी होंगे. विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हम सब ने सुना है. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर हैं. कौन? विट्ठल भाई पटेल. इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के नेशनल मूवमेंट में, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, क्या रोल इन्होंने प्ले किया, दैट वी वुड डिस्कस. एंड देन अ टॉपिक बेस्ड ऑन वर्ल्ड मैप, डोनबास रीजन. डोनबास रीजन किस वजह से ये न्यूज में मेंशन है, क्या हमारा इसको रिलेटेड मेंस का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मैप में हम किस तरह से इसे लोकेट करेंगे वर्ल्ड के मैप में, और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो. देन आपके लिए कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस और आज के दो न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडेज प्री सिक्योर. ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा. चलिए तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी को लेकर. आप यहां पे एक क्लिपिंग देख सकते हो अल जजीरा का, या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कहीं भी ढूंढोगे वहां मिल जाएगा. दैट यूएस एक्सपेंड्स सैंक्शंस टारगेटिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रम्प गवर्नमेंट, जैसा मैंने बोला कि दे हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द इजरायली गवर्नमेंट, वो उनका अपना डिप्लोमेसी है, क्या रिलेशन वो मेंटेन करते हैं. बट द यूएस गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है, अब हम इसे अपने सिविल सर्विसेज के लिए यूज कैसे कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में आईसीसी का क्या रोल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या रोल है. और इसके साथ साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, आईसीजे के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में. बोथ आर डिफरेंट, है ना, दोनों के बीच डिफरेंस है गाइज. आईसीसी एंड आईसीजे आर नॉट सेम थिंग, डिफरेंट है. ठीक है, पर्पस थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखेगा. सो पहला स्टेटमेंट क्या, दैट द आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002. आईसीजे इससे काफी पुराना है. अंडर द रोम स्टैट्यूट इज हेडक्वार्टर इन द हेग, नीदरलैंड. इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है. एंड यस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 अंडर द रोम स्टैट्यूट. इसके अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मेशन हुआ था. सेकंड, और बाकी डिटेल अभी हम देखेंगे आगे. द आईसीसी है ज्यूरिसडिक्शन ओवर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, एंड दैट्स व्हाई अभी इजराइल को, अगर सपोज कि अगर इजरायली गवर्नमेंट को आईसीसी में वॉर क्राइम्स के लिए अगर सपोज वहां पर उनके ऊपर केस चलता है, इंक्वायरी होती है या गिल्टी माना जाता है, जो कुछ भी, दैट्स व्हाई ये चीज न्यूज में आ रहा है. एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन, हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी यहाँ पर केस होना चाहिए, क्योंकि जेनोसाइड तो कर ही रहे हैं बलोची पीपल का. क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हमेशा इंडिया के अगेंस्ट किया है, वॉर क्राइम के उनके किस्से तो हैं ही, क्राइम ऑफ एग्रेशन भी है. पर डोनाल्ड चचा जो हैं वो आजकल पाकिस्तान के सपोर्ट में है, इसलिए आईसीसी ज्यादा ध्यान नहीं देगी. यही सब बात है. इंडियन गवर्नमेंट कभी उठाएगी, देखा जाएगा. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. इंडिया इज ए मेंबर स्टेट ऑफ आईसीसी. वैसे मैंने ये बिल्कुल बोला कि इंडियन गवर्नमेंट इस मुद्दे को उठा सकती है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी. इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है गाइज, है ना. ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी. इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलिए
अब यहीं उसी न्यूज़पेपर आर्टिकल का ये क्लिपिंग है कि किस तरह से द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द आईसीसी को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ न्यूज़पेपर क्लिपिंग में। हम आईसीसी के फॉर्मेशन, आईसीसी की फंक्शनिंग सिविल सर्विसेज के लिए देखें तो इसका फॉर्मेशन 2002 में होता है, देख चुके हैं, एंड द हेडक्वार्टर एज द हेग, नीदरलैंड। फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है ये, जो कि टू ट्राई इंडिविजुअल्स फॉर ग्रेव क्राइम्स। किस किस क्राइम के लिए? जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये चारों चीजें हमारे नोट्स पे प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान पे तो अप्लाई होता ही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाकिस्तान क्या करता है, जेनोसाइड कर रहा है। पहले ईस्ट पाकिस्तान में किया था जब बांग्लादेश हमने बनवाया, हालांकि थैंकलेस लोग निकले वो लोग। फिर अभी बलोच लोगों के अगेंस्ट कर रहा है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। वॉर क्राइम्स के किस्से हमने सुने ही हैं, पीओडब्ल्यूज के साथ पाकिस्तानियों का क्या व्यवहार रहता है। एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं। मेंबर पार्टीज 124 स्टेट पार्टीज हैं, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर। चाइना, यूएसए, रसिया, इजराइल, यूक्रेन आर ऑल्सो नॉट मेंबर्स। तो डोनाल्ड चाचा जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली मेंबर भी नहीं है, बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रसिया मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर नहीं है, यूक्रेन, इजराइल भी नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कि वाई आईसीसी इज नॉट मेंबर ऑफ इंडिया, आप अलग से क्लासेस में हम इसको कभी डिस्कस करेंगे और डिटेल पर्सपेक्टिव में कि इंडिया क्यों आईसीसी का मेंबर नहीं बनना चाहता है। या फिर एक काम करते हैं, तुम आज इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो एंड गिव मी सम पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स वेयर द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड द स्टैंड क्लियर कि हम इस वजह से नहीं बन रहे मेंबर, वी आर नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी। एक बार डिस्कस करके फिर मुझे बताइए आप, है ना। एक बार पहले आप रिसर्च करके फिर मुझे बताइए, तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बाद में। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, देन 18 जजेस का बेंच है। असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी होती है जो कि गवर्नेंस देखती है आईसीसी का। ट्रस्ट फंड जो है वो विक्टिम के लिए, डिटेंशन सेंटर्स इनके लिए बनाया जाता है। मोस्टली मेंबर स्टेट अपनी तरफ से बजट देते हैं तो इसका क्रिएशन होता है। ये इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश इन लैंग्वेजेस में वर्क करता है। ओके क्योंकि इन नेशंस में कई बार या इन नेशन से एसोसिएटेड वॉर क्राइम्स के किस्से आते रहते हैं। अब हम आईसीजे और आईसीसी को अगर कंपेयर करें तो आईसीजे जो है वो जैसा मैंने बोला कि बहुत पुरानी बॉडी है, 1946 की। यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियल कोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। किसको? आईसीजे को, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, आईसीसी को नहीं। आईसीसी तो 2002 में बना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो हमारा आईसीजे इट इज एन ऑफिशियल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कॉमनली रेफर्ड एज द वर्ल्ड कोर्ट। तो वर्ल्ड कोर्ट के रूप में हम किसको रेफर करेंगे? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं करते हैं, ये सब फिल्म्स में बड़े काम आता है। हम वर्ल्ड कोर्ट के रूप में किसको रेफर करेंगे? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है और आईसीसी का भी हेडक्वार्टर हेग में। दैट इज अ सिमिलैरिटी। आईसीजे क्या करता है? कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन टू पार्टीज एंड एडवाइजरी ओपिनियंस देने का काम करता है। आईसीसी क्या करता है? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स का काम, अगेंस्ट जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। सब्जेक्ट मैटर आईसीजी का थोड़ा डिफरेंट होता है, ये सॉवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, इन सबको सुलझाने का काम करता है। फंडिंग इसकी यूनाइटेड नेशन फंडिंग है आईसीजे की, और आईसीसी की फंडिंग उसके जो भी वॉलंटरी जो मेंबर्स हैं वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। साथ ही साथ बाकी इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज भी कर सकती है। ठीक है, सो आईसीजी इज अ डिफरेंट बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। रिमेंबर दिस, यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल कोर्ट में जाना जाता है। ये काफी पुरानी बॉडी है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इरा ऑफ इंडिया 1946 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपू लेक पास। इंडियन एक्सप्रेस क्या बोल रहा है? विथ नेपाल्स ऑब्जेक्शन रिकॉलिंग सिग्निफिकेंस ऑफ लिपू लेक फॉर इंडिया एंड द चाइना एंगल। नेपाल पहले भी कई बार ये चीजें जता चुका है लिपू लेक को लेकर या इस रीजन को लेकर। अगेन फिर से नेपाल के कुछ ऑब्जेक्शन है लिपू लेक पास को लेकर। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे, आप यहाँ पे नेपाल, इंडिया और भूटान, इनका लोकेशन देख सकते हो, दैट इज वेरी नोन टू यू। अब हम लिपू लेक के बारे में क्वेश्चन अगर देखें, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या मैंने तुम्हारे लिए दिया है, दैट इट इज अ हाई एल्टीट्यूड हिमालयन पास कनेक्टिंग इंडिया विथ तिब्बत, चाइना। ठीक है, तिब्बत चाइना, डॉट तिब्बत इज एन ऑटोनोमस रीजन एज वेल। ठीक है, ऑटोनोमस रीजन भी है, फिर भी तिब्बत चाइना साथ में भी लिखा जाता है। तो लिपू लेक पास एक हाई एल्टीट्यूड पास तो है हिमालयन रीजन का, दिस इज करेक्ट। इट इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड नॉट भूटान, इंडिया, नेपाल एंड चाइना, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे है। तो अगर हमें करेक्ट ढूंढना है, सो ओनली वन इज करेक्ट फॉर नाउ, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है अभी के लिए। अब हम जरा डिटेल में आए लिपू लेक पास पर। तो इस मैप को ध्यान दो, इस मैप को जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिपू लेक पास का लोकेशन है, जहाँ आपका यहाँ हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, और ये चाइना वाला या फिर तिब्बत वाला रीजन है,
ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमस वाला रीजन हम बुला सकते हैं या चाइना वाला, वो रीजन हो गया। और यही माउंट कैलाश है, यहाँ मानसरोवर है, तो इसी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम इस लिपू लेक पास को यूज करते हैं। अराउंड 200 किलोमीटर की ट्रेकिंग होती है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए शॉर्टेस्ट रूट है। इसी मैप पर यहाँ नाथुला भी है, नाथुला पास, ये भूटान वाले रीजन में है। तो नाथुला, लिपू लेक, इन सब का ना लोकेशन आपको याद रखना है ना। वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके लिए एक टास्क भी यहाँ से फिर से एसोसिएट हो गया, आप मुझे डिफरेंट माउंटेनियस पासेस के बारे में बताओगे कि कौन कौन से माउंटेनियस पास के बारे में आपने सुना है या आपने पढ़ा है। थोड़ा सर्च कीजिएगा, माउंटेन पास ऑफ इंडिया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। नाथुला है और अलग अलग जोजिला पास है ना, बोमडीला पास है, आपको अलग अलग पासेस के एग्जाम्पल मिलेंगे। लिपू लेक अब हम देख ही रहे हैं। तो लिपू लेक की बाकी डिटेल्स पर हम आए तो इट इज ए हाई एल्टीट्यूड रीजन, इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है या तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर है, अगर हम दोनों को सेपरेट कर दे तो। इट कनेक्ट्स उत्तराखंड कुमाऊं रीजन विथ द तालाकोट इन तिब्बत एंड द शॉर्टेस्ट रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो बड़ी पावन यात्रा मानी जाती है हिंदूज के लिए, उसके लिए ये शॉर्टेस्ट रूट है। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया चाइना के ट्रेड रूट को 1954 से कनेक्ट कर रहा है। कोविड-19 के ड्यूरेशन में ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, बाद में फिर रिज्यूम हो गया। इंडिया, चाइना और नेपाल बॉर्डर पे है, दैट्स वाई काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हिस्ट्री में भी डिस्प्यूट छुपा है, क्योंकि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, 1815 मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल की गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गवर्नमेंट के बीच में, एज पर दैट नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री एट काली जो काली या महाकाली रिवर है वहां फिक्स किया गया था एज पर ट्रीटी ऑफ सुगौली। हालांकि इंडिया का पोजीशन क्या है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट वी क्लेम काली रिवर ओरिजिनेट्स नियर लिपू लेक, प्लेसिंग लिपू लेक एंड काला पानी विद इन इंडिया। हम बोलते हैं कि ये जो लिपू लेक और काला पानी जो है वो इंडिया में पड़ता है। नेपाल बोलता है ऐसा नहीं है। नेपाल क्लेम्स काली रिवर ओरिजिनेट्स एट लिम्पियाधुरा एंड सो इट इज एक्सटेंडिंग नेपाल्स बाउंड्री ईस्ट टू लिपू लेक एंड काला पानी। ये इस मैप को एक बार जरा देखो, आपको लिम्पियाधुरा वाला रीजन दिखेगा, ये लिम्पियाधुरा पास है, ये काला पानी का रीजन है, ये लिपू लेक का रीजन है। तो यहाँ पर ना काली रिवर के ओरिजिन को लेकर के ये काला पानी से ओरिजिनेट हो रही है, लिम्पियाधुरा पास से ओरिजिनेट हो रही है, इन सबको लेकर बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2020 में भी हमने देखा कि नेपाल ने एक नया मैप इशू किया था, उसमें काला पानी, लिपू लेक सबको अपनी टेरिटोरी में दिखा दिया। इवन अयोध्या को भी बोल रहे थे कि अयोध्या उनकी टेरिटोरी में है। तो भारतीय सरकार ने बोला कि अरे छोटा आदमी है, थोड़ा बहुत उछलना है उछलने दो, हम उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नेपाल को, भूटान को बफर जोन की तरह ट्रीट करते हैं। कभी कभी वो थोड़ी कुछ बातें बोल देते हैं, बट दीज आर बफर जोन। इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है, उस केस में नेपाल एक बफर जोन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मैथ 3। यहाँ पे मैंने द सेंटिनल को ही रेफर किया है। दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज़पेपर, आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं अपने तैयारी के लिए, स्पेशली असम पीसीएस की तैयारी के लिए। असम ट्रिब्यून के साथ साथ यू कैन रेफर टू द सेंटिनल एज वेल, अच्छा न्यूज़पेपर है। इंडिया थाईलैंड टू कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन उमरोई फ्रॉम September 1 to 14। September 1 to 14 के बीच उमरोई मिलिट्री रेंज में इंडिया थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। बाय द वे, वेयर लाइज द उमरोई मिलिट्री रेंज? ये जो उमरोई मिलिट्री रेंज है, तुम लोग कई बार घूमने गए होगे, तो मुझे इसका लोकेशन बताओ, और साथ ही साथ मुझे बताओ कि इसके पास में ना एक लेक है, एक आर्टिफिशियल लेक है, उस आर्टिफिशियल लेक का नाम क्या है ना, ये तुम मुझे बताओगे। ये आपके लिए एक दूसरा टास्क हो गया। और याद रखिए, ये जो मैत्री एक्सरसाइज अभी होने वाला है 2025 के सितंबर में, दिस इज द 14th एडिशन। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन। ये सब प्रीलिम्स के लिए बड़ा याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, बिल्कुल इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाई आर्मी, स्टार्टेड इन 2006, करेक्ट। The exercise is held biennially and focus exclusively on naval operations। नहीं, this exercise is not held biennially और exclusively naval operations नहीं, बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान देता है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान देता है। यूजुअली उमरोई रीजन, अच्छा आंसर यहाँ पे दिख गया, उमरोई रीजन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेवल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो नेवल एक्सरसाइज के लिए नहीं है ऑपरेशन मैत्री। फिर भी तुम उमरोई के बारे में मुझे बताओगे कि उमरोई रीजन का लोकेशन तो तुम्हें दिख चुका है, पास में कौन से आर्टिफिशियल लेक की मैं बात कर रहा था। 2006 में स्टार्ट हुआ। इंडिया और थाईलैंड के बीच जो डिफेंस टाइज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनुअली किया जाता है, जैसा मैंने बोला, बाइएनली नहीं किया जाता है। पार्टिसिपेंट इसमें कौन होते हैं? कंपनी लेवल कॉन्टिजेंट्स, है ना, इंडियन यूनिट्स विच आर इंक्लूडेड आर द लद्दाख स्कॉट्स, राइट, थाई यूनिट्स हैव बीन इंक्लूडेड, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं।
मेन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। क्योंकि थाईलैंड हमारे साथ ना, थाईलैंड इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये साउथ ईस्ट में बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे प्यारे भारत के, तो हम इनके साथ चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेशन बना रहे। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे नेशंस के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा ना, तो चाइना हमें आंखें नहीं दिखा पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और की फीचर्स की बात करें हम, अगर ऑपरेशन मैत्री एक्सरसाइज मैत्री की बात करें, एक्सरसाइज मैत्री एंड ऑपरेशन मैत्री आर डिफरेंट। चलिए, अब मेरे मुंह से निकल गया तो आपको ढूंढना भी है, व्हाट इज ऑपरेशन मैत्री। काउंटर टेररिज्म भी एक फोकस बनता है। सेमी अर्बन एंड जंगल टेरेन में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूएन मैंडेट ट्रेनिंग, द एक्सरसाइज डिजाइन टू सिमुलेट पीस कीपिंग ऑपरेशंस अंडर यूएन चार्टर 7। मतलब यूएन चार्टर 7, ये आपके मेंस के लिए आंसर में यूज हो सकता है कि यूएन का जो चार्टर 7 है, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीस कीपिंग ऑपरेशंस, एंड सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड, दे आर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज अंडर यूएन चार्टर 7। ह्यूमैनिटेरियन ड्रिल्स होते हैं डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स के लिए, ये सारी चीजें होंगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें बताई कि इंडिया थाईलैंड का रिलेशन बढ़िया बनाना, इंडिया की एक्टिक्स पॉलिसी को बढ़िया करना, इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ाना साउथ ईस्ट नेशंस में। दीज आर द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, दीज आर द स्ट्रेटेजिक रीजन्स, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, बिकॉज ऑफ विच वी आर कंडक्टिंग सच एक्सरसाइजेस नॉट ओनली विथ थाईलैंड बट ऑल्सो विथ अदर नेशंस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विट्ठल भाई पटेल। अबाउट विट्ठल भाई पटेल, कौन है हमारे विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल के बारे में अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, दैट विट्ठल भाई पटेल, हिज रोल एज अ बिग ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन शेपिंग इंडियाज पार्लियामेंट इज अनमैच्ड। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है, जब शहीद भगत सिंह और शहीद भगत सिंह के दोस्त बटुकेश्वर दत्त, एक पंजाबी और एक बिहारी, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी, कमाल की दोस्ती थी। दोनों ने बॉम्ब फेंका, कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस बुलाते हैं 1929 का। इससे पहले सॉन्डर्स मर्डर केस, सॉन्डर्स किलिंग केस था, फिर दोनों को मर्ज किया जाएगा, और दोनों को मर्ज करके कौन सा केस हम पढ़ते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में तुम्हें पहले पढ़ाया है, आगे बैचेस को पढ़ाऊंगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो एक पार्ट था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था, उस रोज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ही वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बट अब हम इनका रोल इंडिया के नेशनल मूवमेंट में देखते हैं कि क्या है। वो कोइंसिडेंस भी आप याद रखिएगा जो ब्रीफ में मैंने बताया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्ट्रेंथन द ऑटोनॉमी ऑफ स्पीकर्स ऑफिस। आज जो हमारा पार्लियामेंट है ना, आज जो हमारा पार्लियामेंट है, जिसमें अपर हाउस है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बुलाते हैं, ये अपर हाउस है, बड़ा भाई है, और छोटा हाउस है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल बुलाते हैं। छोटा हाउस ज़्यादा ताकतवर है, लोकसभा। तो इसी लोकसभा के हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, स्पीकर की बात कर रहे हैं। पहले इंडियन जो लोकसभा के स्पीकर ब्रिटिश टाइम में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जब इस लोकसभा को बुलाया जाता था, तो पहले इंडियन जो इसके स्पीकर बनेंगे वो कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, मोटा भाई। बुझे। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन ये हो गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्पीकर कौन थे। ये जब स्पीकर बने थे तब भारत आजाद नहीं था, तब ब्रिटिश का गुलाम था, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए बुला रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन स्पीकर कौन थे, ये आप मुझे बताइएगा। पहले स्पीकर कौन थे, ऑब्वियसली इंडियन ही बनेंगे, तो पहले स्पीकर कौन थे। फर्स्ट इज करेक्ट बाय द वे। सेकंड क्या, ही को फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1923 along with मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास टू अपोज गांधी सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा। चौरी चौरा के बाद अचानक गांधी जी ने स्टार्ट किया, अचानक गांधी जी ने क्या बोला, दैट इट इज ए हिमालयन ब्लंडर टू कंटिन्यू सत्याग्रह और टू गेट स्वराज ऑन द लाइन्स ऑफ नॉन वायलेंस, कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते सत्याग्रह हासिल करूं, और इसलिए उन्होंने पूरे देश में नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया। इससे नाराज थे मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल भी, और इन लोगों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया, स्वराज पार्टी 1923, जनवरी 1923। और कौन सा जनवरी, 1 जनवरी, न्यू ईयर का डे, स्वराज पार्टी का फाउंडेशन। बोथ आर करेक्ट, सो आंसर क्या होगा, सी। हाँ, चलिए, ये है विट्ठल भाई पटेल। आप यहाँ देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। डिटेल तो मैंने तुम्हें इनके बारे में बता ही दिया। इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो ही वॉज मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा जो आज की है, और पहले इंडियन भी बनते हैं जो इसके स्पीकर बनते हैं। ठीक है से। दूसरा क्या है, अगर हम इनकी पॉलिटिकल लेगेसी और देखें, इनकी पॉलिटिकल लेगेसी क्या है, तो स्वराज पार्टी के को फाउंडर हैं, अभी वो बात हमने आपको डिस्कस करके समझाया ही।
and as a speaker of legislative assembly, central legislative assembly, he further strengthened the position of lok sabha speaker. लोकसभा स्पीकर के पोजीशन को और मजबूत करने का काम इन्होंने किया कि ठीक है लोकसभा के पोजीशन का स्पीकर और मजबूत होगा, है ना। मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय दोनों ने इनकी सपोर्ट की। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय अलग अलग लीग के मेंबर थे, लीग मतलब अलग अलग ग्रुप के मेंबर थे, पर इन दोनों ने विट्ठल भाई पटेल के स्पीकर वाले पोजीशन को हमेशा सपोर्ट किया। फ्रीडम स्ट्रगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इन्होंने गांधी जी की जो स्ट्रेटजी होती थी, विड्रॉल की स्ट्रेटजी या गांधी जी की स्ट्रेटजी जो हम STS स्ट्रेटजी बोलते हैं, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल की स्ट्रेटजी, उसका भी अपोज किया और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए कॉपरेशन का काम भी करते हैं। सो ये सारी चीजें रिलेटेड है हमारी विट्ठल भाई पटेल जी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज डोनबास रीजन। आप डोनबास रीजन के बारे में देखो, दैट डाउन टू अर्थ क्या बोल रहा है, एंड दिस इज वेरी गुड सोर्स गाइस। डाउन टू अर्थ बहुत कम लोग होते हैं जो डाउन टू अर्थ सिविल सर्विसेज में आपके लिए कवर करवाते हैं, पर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बाबू सिर्फ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बोलने से नहीं चलेगा ना, आपको आकाशवाणी, डाउन टू अर्थ, PIB सब रेफर करना होगा, BBC सब कुछ। दैट्स वाई हम सब जगह से करवा रहे हैं आपके लिए, बस तुम सिंसियरली पढ़ाई करते जाओ, इतना ही तुमसे चाहिए। डोनबास shows how geology and strategy are closely interconnected। डाउन टू अर्थ क्या बोल रहा है कि डोनबास रीजन बताता है कि किस तरह से जियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी क्लोजली इंटरकनेक्टेड है ना। जो अभी न्यूज में रहती है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, ये देखिए रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से न्यूज में रहता है, बट हाउ दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां देखो मैप, देखो ये मैप देखो, ये है डोनबास रीजन, रसिया हो गया, ये हमारा क्रीमिया वाला रीजन हो गया, है ना। तो ये डोनबास रीजन, और अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें इस राइट साइड वाले मैप में आ जाओ तो ये यूक्रेन वाली टेरिटोरी है, ये रसिया वाली टेरिटोरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंशियस रीजन बना हुआ रहता है, हमेशा कंटेंशन बना हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में, जिसके वजह से ये रीजन जो अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से, मिनरल सिग्निफिकेंस की वजह से जाना जाता था, वो आजकल मिलिट्री रीजन्स के वजह से याद ध्यान में न्यूज में रहता है। पुतिन ऑर्डर्स ट्रूप्स इनटू डोनबास आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग ब्रेक अवे रिपब्लिक्स। अब पुतिन साहब ने फिर से इस रीजन में बोला कि ट्रूप्स भेजो, तो फिर से ही न्यूज में आ गया। हम इसके मिनरल्स की बात करेंगे, हम पहले क्वेश्चन देख लें। द डोनबास रीजन ऑफन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड, आंसर है ईस्टर्न यूक्रेन कंप्राइजिंग डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ऑब्लास्ट्स। मतलब डोनेट्स्क, ये देखो डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क ऑब्लास्ट, इन दोनों रीजन को मिलाकर क्या पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है, डोनबास रीजन पड़ता है। ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ऑब्लास्ट को मिलाकर। ठीक है जी, जरा यहाँ देखिए इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के ध्यान दीजिए। द रीजन्स रिच मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कोल एंड सेल गैसेस। जब भी दो कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो कई रीजन्स होते हैं, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है। सो दिस इज वन सच फैक्टर, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच का एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सी ऑफ अजोव, इसका लोकेशन आज तुम फाइंड आउट करोगे वर्ल्ड मैप पर, सी ऑफ अजोव का। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ा, बट आप इसको बारे में देखोगे। ये यहाँ सी ऑफ अजोव आप देख सकते हो, ये रहा, ये देखिए सी ऑफ अजोब, है ना। इसके बारे में पढ़िएगा, सी ऑफ अजोब के बारे में, ये सब ना होमवर्क अपना करते जाया करो। ठीक है, चलिए तो लोकेशन तो हमने देख लिया, बाकी चीज़ देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूंट एरिया की बात करें तो इट इंक्लूड्स डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ऑब्लास्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। ज्योग्राफिकल पोजीशन, इट इज बॉर्डर्ड बाय द सी ऑफ अजोब इन द साउथ, साउथ में ही तो था सी ऑफ अजोब ना, ये रहा सी ऑफ अजोब इन द साउथ, विच कनेक्ट्स द ब्लैक सी वाया द स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च से कनेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल हब, इट इज नोन एज यूक्रेन्स इंडस्ट्रियल हार्टलैंड। पुतिन साहब की नज़र है इस पर। कोल रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सेल गैस पोटेंशियल भी इसका काफ़ी अच्छा है, एंड दैट्स वाई रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा डोनबास रीजन। रसिया के लिए बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स कोल है, सेल गैस है। ज्योग्राफी की बात करें तो इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन क्रीमिया एंड द डायरेक्ट एक्सेस टू द सी ऑफ अजोब, जो साउथ में आपको सी ऑफ अजोब दिखा था, और क्रीमिया इसके बीच का डायरेक्ट लिंक है। लार्ज रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो रसिया बोलेगा कि भैया ये तो हमारा टेरिटोरी हो गया। यूक्रेन के लिए भी, उनके लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि भाई उनको भी तो चाहिए कोल और सेल गैस, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगा और सॉवरेनिटी वाला पार्ट हो जाता है। सो कंटेंशियस रीजन हमेशा बना रहता है रसिया और यूक्रेन के बीच में। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल 26 अगस्त को जो मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दिया था वो था MCLR, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, और नॉट करेक्ट आपको ढूंढना था।
पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दैट इट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंक्स टू डिटरमाइन द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दे कैन चार्ज ऑन लोन्स। यस, इट इज करेक्ट। आरबीआई के एमसीएलआर के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के अकॉर्डिंग, एमसीएलआर के अकॉर्डिंग बैंक्स जो होती हैं, जो भी हमारी बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक्स हैं, वो ना लोन का मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती हैं एच पर एमसीएलआर। बाकी और भी फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक कैन लेंड एज पर द आरबीआई पॉलिसी। इसने किसको, कब से ये स्टार्ट हुआ, 2016 से। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसको 2016 से स्टार्ट किया जाता है और पहले से जो एक सिस्टम था बेस रेट का, उसको रिप्लेस करके, बेस रेट 2010 से एग्जिस्टेंस में था। इसका मतलब 2010 वाला जो बेस रेट है वो 2010 से 16 तक चला और 16 से फिर क्या चल रहा है, एमसीएलआर चल रहा है। एमसीएलआर ना बेस रेट से थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि बेस रेट जो था इट वाज बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, जबकि एमसीएलआर इट इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मनी। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से एक्चुअल आइडिया नहीं पड़ता था कि आरबीआई की पॉलिसी का लोन इंटरेस्ट रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, लोन सस्ते होंगे महंगे होंगे। एमसीएलआर ने इस चीज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करता है एंड दिस ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स, तुम्हारे हमारे जैसे कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पूछ रहा था नॉट करेक्ट, तो आंसर सी नहीं, कौन सा होगा, डी, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहां भी ध्यान देंगे नॉट करेक्ट। तुम ये मत बोलना कि सर आपने बोल्ड नहीं किया था। यूपीएससी या एपीएससी या कोई भी पीसीएस बोलता है क्या कि बोल्ड करके देंगे, नहीं ना, बुड़बक नहीं बनो, बोल्ड नहीं करेगा हमेशा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहला स्टेटमेंट क्या, द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस्क्राइब्ड इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। यस, अभी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये आप मेंस के लिए भी याद रखें, मेंस में भी आप ये आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या, एज पर दिस एक्ट द सीईसी एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यहां तक करेक्ट है। अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, नहीं, प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के अकॉर्डिंग नहीं, फिर तो वही इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी ना इंस्टीट्यूशन की, तो दूसरा रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्ट ही ढूंढना है तुम्हें। सो पहला वाला आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर भी होगा नहीं, ये आंसर भी होगा नहीं, आंसर तो मिल चुका है ये वाला। The term of CEC can be maximum of 5 years from the date on which he assumed the office. No, कितना, 6 years. So 2 और 3 दोनों गलत थे, आंसर क्या होगा, 2 and 3 only. अपॉइंटमेंट कैसे होता है, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी वुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या इलेक्शन कमिश्नर को वो अपॉइंट करेंगी, और जब से जो सबसे सीनियर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। सिलेक्शन कमेटी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं लोकसभा के। बाय द वे, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राइट नाउ, टेल मी हिज नेम और हर नेम। और मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं और वो पर्सन भी साथ में रहता है। मतलब 3 लोग हो गए सिलेक्शन कमेटी में, पीएम, एलओपी और एक मेंबर जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होगा, जिसका नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर करेंगे, है ना, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे इस मेंबर को। सीईसी के ऑफिस 6 ईयर्स है या 65 ईयर्स तक ये रिटायर हो सकते हैं। इंपीच भी किया जा सकता है, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जाएगा, रिक्वायरिंग द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा टू बी प्रेजेंट एंड वोटिंग फॉर द सेम। मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा लोकसभा एंड राज्यसभा का प्रेजेंट एंड वोटिंग के टाइम में, तब जाके इनको इनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकेगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस हो गया। बाकी आप पॉलिटी के क्लासेस में ऑब्वियसली आशीर्वाद सर से इनको और डिटेल में भी पढ़ोगे, अलग अलग फंक्शंस भी पढ़ोगे। अब आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 अगस्त का नेशनल स्पेस डे, जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, क्यों किया गया, कब से किया जा रहा है, ये आपको ढूंढना है। एंड द सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रिजनर्स डायलेमा। ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये पता है क्यों बनाया है, ताकि आप अपने एथिक्स के आंसर में, अपने आईआर के आंसर में, अपने एसे में लिख सको इसको, प्रिजनर्स डायलेमा को। तो आज इसको पढ़िएगा और फिर पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एथिक्स आईआर ऐसे में यूज करोगे। ठीक है, सो दिस 2 आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। कल हम लोग फिर प्री-सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन यू स्टडी वेल, रिवाइज वेल, है ना, आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसको फुलफिल कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद।